पेट्रोमैक्स यानी पंचलैट की खरीदारी। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसे से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपये की पूजा सामग्री खरीदी गई। पेट्रोमैक्स यानी पंचलैट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें एवं मर्द इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का प्रबंध करे। पेट्रोमैक्स को जलाने की समस्या। महतो टोली के सभी जन पंचलैट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलैट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी पंचलैट की रोशनी को ही सभी ओर फैली देखता हुआ चाहते थे। पंचलैट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिससे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलैट जलवाया जाए। गोधन द्वारा पंचलैट जलाना। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुलरी काकी गई। तब गोधन ने आकर पंचलैट में तेल भरा और जलाने के लिए स्प्रिट मांगा। स्प्रिट के अभाव में उसने गरी यानी नारियल के तेल से ही पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक ही स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि से और कीर्तन शुरू हो गया। पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलैट को जला दिया था, उससे सभी प्रभावित हुए थे। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ है, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नज़र मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई। छात्रों, जैसा कि अभी हम लोगों ने फणीश्वर अत्रेलु की कहानी पंचलैट का सारांश समझा। इसमें यह कहानी का पूर्ण सारांश है जो मुख्य बिंदुओं पर लिखा गया था। अब हम चलते हैं पंचलैट की समीक्षा, पंचलैट कहानी की समीक्षा के बारे में, जहाँ किस प्रकार से समीक्षा की जाती है और यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन से संबंधित प्रस्तुत कहानी से गांव की रूढ़िवादिता, सरसता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। पंचलैट फणीश्वर अत्रेलु की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसमें आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चित्रण किया गया है। इसकी समीक्षा इस प्रकार है। कथानक। पहला बिंदु है कथानक। प्रस्तुत कहानी में फणीश्वर अत्रेलु ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति का वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। यह कहानी घटना प्रधान है, जिसमें बताया गया है कि आवश्यकता किस प्रकार मनुष्य के बड़े से बड़े दिग्ग संस्कार तथा निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। जैसे गोधन के साथ हुआ। महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीद तो लाते हैं, किंतु उसे जलाना नहीं जानते। उनके लिए यह अपमान की बात हो जाती है कि उनका पंचलैट पहली बार किसी दूसरी टोली के सदस्यों द्वारा जलाया जाए। इस घटना को समाधान मुनरी बताती है, क्योंकि उसका प्रेमी गोधन पंचलैट जलाना जानता है।
पंचायत में गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है, किंतु जाति की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए गोधन को पंचायत में आने की अनुमति दे दी जाती है। यह पंचायत को स्प्रिट के अभाव में गरी यानी नारियल के तेल से ही जला जाता है। अब गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और उसे इच्छानुसार स्वतंत्र आचरण करने की छूट भी मिल गई है। दूसरा प्रमुख बिंदु है पात्र तथा चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी चूंकि आंचलिक कहानी है, अतः इस कहानी के केंद्र में अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष कोई पात्र या चरित्र केंद्र में नहीं है। इसके बावजूद पंचायत कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन है। कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों की रेखाएं उभारने की कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी में सरदार, दीवान, मुनरी की काकी, गुलरी काकी, फुटंगी झा आदि एक वर्ग के पात्र हैं, जबकि गोधन मुनरी दूसरे वर्ग के हैं। कहानी के सभी पात्र जीवंत प्रस्तुत होते हैं। उनके माध्यम से ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े ही यथार्थ रूप में प्राप्त होता है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सहायता मिली है। अब तीसरा प्रमुख बिंदु है कथोपकथन या संवाद। प्रस्तुत कहानी के संवाद रोचक, सरल, स्वाभाविक और संक्षिप्त हैं। अनावश्यक संवाद नहीं है। संवादों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग, संवादों की स्वाभाविकता, संवादों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, विवादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डालकर जीवंत वातावरण निर्मित किया गया है। जैसे मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चिगो चिऊ, कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह दे तो सरदार से। गोधन जानता है पंचायत बालना यानी जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बलाना। लेकिन इस प्रकार इस कहानी के संवाद एवं पात्र परिस्थिति के अनुकूल हैं। कथाकार ने उनका चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। अब अगला प्रमुख बिंदु है देश, काल और वातावरण। रेणु जी की कहानी ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वातावरण की सजीवता पाठकों को आकर्षित करने वाली है। पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों के आचार, विचार, अंधविश्वास आदि का भी चित्रण हुआ है। यद्यपि इस कहानी में वातावरण का वर्णन नहीं किया गया है, तथापि घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठता है। भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जन भाषा है। इस भाषा में स्वाभाविकता झलकती है। गांव के लोग शब्दों का उच्चारण अशुद्ध करते हैं। उच्चारण के रूप में टोले की कीर्तन मंडली के मुलगेन ने अपने भगतिया पचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचायत की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में छेद वेद हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकार। रेणु ने इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण स्वरूप एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो गए हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर उठ, पंचायत के सामने उठ बैठ, 5 बार उठोगे बैठोगे तो तुरंत जलने लगेगा। उद्देश्य। किसी भी कथा को लिखने का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ यह भी संदेश दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से यह महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती है। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। शीर्षक। पंचायत कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और आकर्षक है। पंचायत शीर्षक की दृष्टि से यह एक उच्च स्तरीय कथा है, जिसमें एक घटना के माध्यम से सामाजिक सदियों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। पंचायत शीर्षक कहानी के भाव, उद्देश्य और विषय वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक है। संपूर्ण कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार यह कहानी
शीर्षक की दृष्टि से सफल मानी जाती है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग सारांश के रूप में पंचलाइट कहानी को पढ़ें और पंचलाइट कहानी की समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, हेडिंग बाय हेडिंग, बिंदु बाय बिंदु हम लोगों ने पढ़ा। मैं आप लोगों से यही एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब जो आपको नोट्स दिए जाते हैं उसको किसी रफ पे या फेयर कॉपी पे बनाते रहें। लॉकडाउन